नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और ग्रामीण रूपांतरण विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को करेंगे संबोधित। वेबिनार में उच्च मूल्य वाली कृषि को बढ़ावा देने पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। गृहमंत्री अमित शाह का ओडिशा दौरा। कटक में आयोजित सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का आज दूसरा दिन। कई विशेष सत्र हो रहे हैं आयोजित। संस्कार, दावा, समायोजन, उन्नति है इस साल की थीम। नेपाल में आम चुनाव के बाद मतगणना जारी। बालिन शाह की नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ताजा रुझानों में काफी आगे। और भारत टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से दी शिकस्त। रविवार को फाइनल में न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण बदलाव पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस विषय के तहत 8 वेबिनार सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 4 प्रमुख सेक्टर कृषि, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका पर विचार विमर्श होगा। बजट के बाद वेबिनार में उच्च मूल्य के कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए काजू, नारियल, चंदन, अगरवुड, बादाम, अखरोट और चिलगोजे की आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी खेती पर विचार होगा। वेबिनार में एआई सक्षम कृषि, डिजिटल बुनियादी ढांचा, भारत विस्तार से उपलब्ध अवसरों पर भी चर्चा होगी। वेबिनार के सत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश और पशुपालन मूल्य श्रृंखला में उद्यमिता, मत्स्य पालन के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास, तटवर्ती मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला मजबूत करने के साथ साथ श्री मात्स के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज दार्जिलिंग में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगी और लोक भवन में रूट एंड रिदम्स प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगी। इसके साथ ही वो आईआईटी खड़गपुर में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण पर आयोजित प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वहीं 7 मार्च को राष्ट्रपति दार्जिलिंग में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 8 मार्च तक पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा जाएंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे की शुरुआत आज नागालैंड से होगी, जहां वो नागालैंड विश्वविद्यालय के लुमामी परिसर में आयोजित 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा के मुंडली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री भुवनेश्वर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू के परिसर की आधारशिला रखेंगे और एनएफएसयू के ट्रांजिट परिसर का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह भुवनेश्वर में नई न्याय संहिता पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और एक मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी उपस्थित रहेंगे। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। इस वर्ष की थीम संस्कार, दावा, समायोजन, उन्नति है, जो वैश्विक चुनौतियों के बीच सभ्यतागत निरंतरता, अनुकूलन और प्रगति पर केंद्रित है। भारत के प्रमुख भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था सम्मेलन रायसीना डायलॉग में आज कई विशेष सत्र हो रहे हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में इक्विटी, समावेश और विकास पर भी विशेष सत्र शामिल हैं। इसके साथ ही लेबर इन मोशन, टेक्नोपोलर युग में मोबिलिटी विषय पर चर्चा शामिल है। इसके अलावा लिबरल ऑर्डर के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श अहम है।
इन सत्रों में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, भूटान, ताइवान, जर्मनी, डेनमार्क, इथियोपिया और ब्राजील के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। रायसीना डायलॉग के ही एक विशेष सत्र में कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार बातचीत और डिप्लोमेसी पर जोर देता रहा और कनेक्टिविटी और इसके साथ साथ स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी पहल को भी आगे बढ़ा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। As we move towards Viksit Bharat 2047, our strategy rests on three principles. Assert with clarity. Bharat will articulate our red lines on borders, terrorism, technology, sovereignty in every bilateral and multilateral forum. Accommodate with confidence. Bharat will use institutionalized dialogues like the 2+2 format and the Trade and Technology Councils to manage differences while delivering sustained cooperation. और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ओडिशा और झारखंड से 200 और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। ये नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी लगभग 60 लाख लंबित मामलों की जांच करेंगे। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इन्हें उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान, हावड़ा, हुगली, नादिया और बीरभूम जिलों में नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 550 न्यायिक अधिकारी एसआईआर से संबंधित मामलों के निपटारे में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं और अब तक करीब 6 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। भाजपा सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और ममता बनर्जी सरकार पर घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर पलटवार कर रही है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के नारायणगढ़ में आयोजित होने वाली परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी भी हावड़ा जिले के बाली में परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेंगे। जहां एक और पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी चुनाव आयोग के ही खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी ममता बनर्जी अपने रुख पर कायम है और आज कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठने वाली हैं। जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ, तब से राज्य की ममता बनर्जी सरकार इसका विरोध करते हुए प्रक्रिया को बाधित करती आ रही है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पूरे मामले में देश की सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा और न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। भारतीय वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान प्रशिक्षण मिशन के दौरान असम के कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दौरान विमान में सवार AIF स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरक्कर शहीद हो गए। आपको बता दें कि विमान SU-30 MKI ट्रेनिंग मिशन पर था और जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में क्रैश हुआ। विमान ने जोरहाट से उड़ान भरी और उसमें अंतिम संपर्क शाम 7:42 पर हुआ था। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट कर उनकी शहादत की जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया कि स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरक्कर के निधन पर IAF के सभी कर्मचारी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दुख की इस घड़ी में दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। वक्त एक ब्रेक का है। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद हमारी पसंद हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो
खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, जो कि सिर्फ एक तकनीक नहीं है, भविष्य की दिशा तय करने वाली एक ताकत है। भारत में आयोजित हालिया AI इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई, बल्कि भविष्य की रणनीति तैयार हुई है। AI की तमाम तकनीकों से कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा, कैसे लोगों की जिंदगी बनेगी सरल, इन सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी विशेष सीरीज AI भविष्य का भारत। भारत में शिक्षा व्यवस्था तेजी से बदल रही है। शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण और द टीचर्स ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों को भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार किया जा रहा है। कैसे AI हो रहा है शिक्षा क्षेत्र में अपने विस्तार को लेकर आगे बढ़ रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में शिक्षा व्यवस्था एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को स्कूली स्तर पर ही शामिल किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है। भारत की नई पीढ़ी को AI एनेबल शिक्षा हमारी दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने AI इम्पैक्ट समिट आयोजन करके भारत की न्यू जनरेशन के अंदर एक नई उत्साह भरा है। AI इन एजुकेशन, एजुकेशन इन AI भारत की परंपरागत ज्ञान से लेके वैश्विक ज्ञान तक AI को यूज़ करके हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने नई जनरेशन को कैसे ज़्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे, ये एक प्रायोरिटी की विषय बन चुकी है। नई व्यवस्था के तहत बच्चों को केवल सैद्धांतिक जानकारी नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर छात्र पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषा के माध्यम से चैटबॉट या सरल AI एप्लीकेशन बना सकेंगे। AI पाठ्यक्रम में नैतिकता और डेटा गोपनीयता पर विशेष जोर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर छात्रों को ये सिखाया जाएगा कि फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करते समय व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा क्यों आवश्यक है और गलत उपयोग से क्या सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं। इस तरह जनहित के लिए AI की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षकों की तैयारी भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निष्ठा कार्यक्रम और SOAR यानी स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस जैसी मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों को AI अवधारणाओं, शिक्षण रणनीतियों और कक्षा में तकनीक की सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 45 घंटे का AI फॉर एजुकेटर्स मॉड्यूल्स शिक्षकों को व्यवहारिक समझ प्रदान करता है, ताकि वे छात्रों का मार्गदर्शन प्रभावी ढंग से कर सकें। AI इम्पैक्ट समिट में AI इन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, जिससे शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को AI के साथ जोड़ा जा सके। इस बार AI इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री जी ने दो बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भारत में लोकार्पित किया है। भारत जेन को लोकार्पित किया है, सर्वम को लोकार्पित किया है। ये सब मिलके हमारी देश की कैपेसिटी को हम बढ़ाएं। हम आने वाले दिनों में टीचर्स को AI एनेबल कराएंगे तो स्टूडेंट भी AI एनेबल होंगे। पेरेंट्स को भी धीरे धीरे करना पड़ेगा और इसकी जो स्कूल और कॉलेज गवर्नेंस मॉडल है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। द टीचर AI ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शिक्षकों की भूमिका को सशक्त बना रहे हैं। ये ऐप शिक्षकों को लेसन प्लान तैयार करने, वर्कशीट और क्विज बनाने, व्यक्तिगत सीखने के सुझाव देने और छात्रों की प्रगति का विश्लेषण करने में मदद करता है। आज के डिजिटल युग में AI केवल एक विषय नहीं, बल्कि जीवन कौशल बन चुका है। रोजगार बाजार तेजी से बदल रहा है। डेटा विश्लेषण, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और स्मार्ट एप्लीकेशन जैसे क्षेत्र भविष्य के अवसरों का केंद्र हैं। यदि छात्र प्रारंभिक स्तर से ही AI साक्षर बनेंगे तो वे न केवल तकनीकी करियर के लिए तैयार होंगे, बल्कि समाज की जटिल समस्याओं के समाधान में भी योगदान दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की, जिन्होंने कोच्चि के गोश्री ब्रिज पर जेएनजी एंथम लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने युवा मतदाताओं के साथ बातचीत की और मतदाता जागरूकता से जुड़ी विभिन्न उत्साहपूर्ण पहलों का अवलोकन भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में युवा मतदाता मौजूद रहे, जिन्होंने मतदान के महत्व को बढ़ावा देने वाले अभियानों में भाग लिया। ये पहल युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने और अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। राष्ट्रव्यापी वीबीजी रामजी युवा डिजिटल अभियान आज से शुरू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय माय भारत के सहयोग से इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। अभियान का लक्ष्य युवाओं के इस पहल को केंद्र में रखकर वीडियो चुनौतियों और रचनात्मक प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि इसे एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जन आंदोलन बनाया जा सके। इसके अंतर्गत 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर के शॉर्ट वीडियोस, रील या एनिमेटेड वीडियो प्रतियोगिता 7 सेकंड फॉर माय विलेज भी आज से शुरू की जा रही है। प्रतिभागी किसी भी भारतीय भाषा में 30 से 60 सेकंड का वीडियो बना सकते हैं और इसे माय भारत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। विजेताओं का चयन रचनात्मकता, मौलिकता, तकनीकी गुणवत्ता और विषय प्रासंगिकता के आधार पर किया जाएगा। प्रतियोगी माय भारत पोर्टल के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। उद्योगपति अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। रिलायंस पार से जुड़े कंपनियों पर ईडी छापे मार रही है। ईडी की 15 टीमें 10 से 12 स्थानों पर रेड कर रही हैं। वक्त एक ब्रेक का है। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। पहनाव चाहता है। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच संघर्ष का आज 7वां दिन है। इजरायली सेना ने संघर्ष के अगले चरण की घोषणा की और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर बमबारी। इससे पहले इजरायली सेना ने लोगों को अपने घर तुरंत खाली करने की चेतावनी जारी की थी। लेबनान के अधिकारियों के अनुसार सोमवार से अब तक कम से कम 123 लोग मारे गए, 683 लोग घायल हुए हैं और लगभग 90,000 लोग बेघर। ईरान युद्ध का असर दूर दूर तक महसूस किया जा रहा है। एक तरफ जहां श्रीलंका के तट के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत को टॉर्पीडो से निशाना बनाया, वहीं अजरबैजान में एक ड्रोन के हवाई अड्डे से टकराने के बाद वहां की सरकार ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। ईरान ने इस ड्रोन हमले से इनकार किया और इसका आरोप इजराइल पर लगाया। इसके बावजूद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने ईरान पर आतंकवाद का आरोप लगाया। ईरान की ताज़ा मिसाइल हमलों की लहर के बाद तेल अवीव में कई धमाके हुए। आज अग्निशमन दल इजराइल के व्यावसायिक केंद्र के पास एक रिहायशी इमारत में लगी आग को बुझाने में जुटा हुआ है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संभावना खारिज कर दी कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खमनई के बेटे मोज्तबा खमनई अपने पिता की जगह ले सकते हैं। ट्रंप ने मोज्तबा को कमजोर उम्मीदवार बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को उनके
बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगा। इस बीच ईरान पर हमले रोकने के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव लाया गया। इसके लिए विपक्षी सांसदों ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन लाने की मांग की, लेकिन संसद में ये प्रस्ताव 212-219 से खारिज कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब राष्ट्रपति पर तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने का दबाव नहीं रहेगा। इस संघर्ष का असर खाड़ी देशों पर भी देखने को मिल रहा है। ईरान ने कई शहरों और ऊर्जा ढांचे पर हमले किए। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें एक प्रोजेक्टाइल को कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस के पास गिरते हुए दिखाया गया। इस एयरबेस पर काफी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात रहे। गुरुवार को इससे पहले अमेरिका ने घोषणा की कि वो देश में स्थित अपना दूतावास बंद कर रहा है और खबरों के अनुसार अपने कर्मचारियों को वहां से निकाल रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी क्षेत्र के देशों से 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से कुवैत की 11 साल की एक लड़की भी शामिल है। बहरीन ने कहा कि ईरान ने राजधानी मनामा में 2 होटलों और एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। सऊदी अरब ने बताया कि उसने एक एयरबेस की ओर दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। वहीं कतर ने कहा कि गुरुवार को उसने एक मिसाइल हमले को रोक दिया। राजधानी दोहा में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी और आसमान में काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। अधिकारियों के अनुसार आबू धाबी में रोके गए एक ड्रोन के गिरते मलबे से 6 लोग घायल हो गए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर दिख रहा है। हाल ही के दिनों में तेज बढ़त के बाद एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल लगभग 2% गिरकर $79 प्रति बैरल पर आ गया। इससे पहले गुरुवार को इसमें 8.5% की तेज बढ़त हुई थी और ये $81 प्रति बैरल तक पहुंचा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर कहा कि तेल पर दबाव कम करने के लिए आगे कदम उठाए जाएंगे। तेल की कीमतें अब काफ़ी हद तक स्थिर हैं। ट्रंप ने यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को आदेश दिया कि वो खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले सभी समुद्री व्यापार के लिए राजनीतिक जोखिम बीमा उपलब्ध करवाए। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिकी नौसेना हार्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों को जितनी जल्दी हो सके सुरक्षा देते हुए एस्कॉर्ट करना शुरू करे। ये जल डमरू मध्य कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसे ईरान ने प्रभावी रूप से बंद कर दिया। खबर नेपाल से, जहां कल हुए आम चुनाव के बाद मतों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में रायपुर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 40 सीटों पर आगे चल रही है। निर्वाचन आयोग ने अब तक 50 सीटों के रुझान दिए, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी प्रतिनिधि सभा की 165 सीटों के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस को कई टक्कर मिल रही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी केवल 5 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं गगन थापा की पार्टी नेपाली कांग्रेस 4 सीट पर आगे है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। झापा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 में शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार बालेन शाह, सीपीएन यूएमएल के उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से 1100 मतों से आगे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार काठमांडू घाटी की 15 सीटों में से 14 सीटों पर अपने निकटतम उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं। कल चुनाव होने के बाद रात 12 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई। नेपाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रामप्रसाद भंडारी ने बताया कि चुनाव में वोटर टर्नआउट 60% रहा। काठमांडू में 60 से 65% मतदान हुआ। सन 2022 में बनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को चुनाव प्रचार के दौरान काफी समर्थन मिला है। बात क्रिकेट की। भारत ने चौथी बार T20 विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। टीम इंडिया ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रन से हराया और अब भारत 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड से फाइनल का मुकाबला खेलेगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए। 254 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 246 रन ही बना पाए। भारत की ओर से संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेली। वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया के हौसले बुलंद रहे। देखिए मुंबई से हमारे संवाददाता गौरव कुमार की एक खास रिपोर्ट।
मुंबई और सेमीफाइनल की जंग तो टीम इंडिया ने जीत ली है, लेकिन अब यहां से काफिला आगे बढ़ चला है अहमदाबाद की ओर, जहां पर चुनौती भी जो है वो अब अलग तरीके से सामने होगी। लेकिन इस जीत की बात करें तो ये जीत जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के लेवल पे काफ़ी हाई है, और इसलिए हाई है क्योंकि आपको लड़के एक जीत मिली है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय बल्लेबाजों ने यहाँ पे शानदार प्रदर्शन किया, और संजू सैमसन की एक बार फिर से तारीफ करनी होगी। जिस तरह से उन्होंने एक स्टार्ट दिया, 89 रन बनाए 42 गेंदों पर, और उसके बाद से जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं रिलीज हुआ बाकी के बल्लेबाजों के ऊपर से, और हमने देखा कि किस तरह से उसके बाद ईशान किशन हो, शिवम दुबे हो या फिर तिलक वर्मा हो, सभी ने अपना छोटा छोटा योगदान दिया, लेकिन बेहद अहम योगदान दिया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये टीम की जो है असली ताकत यही है कि यहाँ पे हर कोई अपनी ड्यूटी को जो है वो समझ रहा है और अपना 100% देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन बल्लेबाजी से अलग हट करके अगर गेंदबाजी पर आए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टीम को वर्कआउट करना होगा, क्योंकि जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह जो है वो काफ़ी महंगे साबित हुए, और अर्शदीप की तो 5 जो थी वो वाइड गेंदें भी थी। तो ऐसे में अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ आप उतरेंगे तो शायद इन बातों पर सबसे ज्यादा आपको काम करना होगा। बदलाव की बात करें तो टीम मैनेजमेंट शायद ही अब यहां से कोई बदलाव लेकर के आगे बढ़ना चाहे, क्योंकि किसी तरह का खतरा जो है वो टीम शायद नहीं लेना चाहेगी, और एक भरोसा जो है वो उन्हीं खिलाड़ियों पर रखना चाहेगी जो टीम को फाइनल तक लेकर आए हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि टीम इंडिया जो है वो 8 मार्च को अहमदाबाद में एक बार फिर से जीत का परचम लहराए और इतिहास रचकर दिखा दे। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, मुंबई। और न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।